इसी बीच लिए चलेंगे आपको सीधा करनाल, जहां पर सीएम मनोहर लाल अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। किसान है, मेहनत कामगार है। हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहां पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा। हमारे यहां विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यानी मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अथवा महाराणा प्रताप जी के नाम से अंजन थली में हमने और बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया हो, इसके माध्यम से वे अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उमंग का विषय है, उत्साह का विषय है, स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। संस्कार भी इसमें हमको मिलता है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाते से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अगर ये जनता का शासन है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, कहने को सब कहा गया, लेकिन प्राचीन समय से यानी देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं हुआ, बल्कि यहां भी एक परिवार के नाते से इस देश की शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा गया। ये तो संयोग है कि उस परिवार का जो शासन के नाते से वर्चस्व बना हुआ था, 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के उन अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहां मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान, और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूं, तो इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत से पग उठाए गए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने, इस नाते से 370 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी पड़ी
3 तलाक का वो काला कानून उसको समाप्त कराया गया, नागरिकता संशोधन कानून इसको लागू किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के समय से ही उसके राष्ट्रीय विचार किस प्रकार वो ओतप्रोत होता है, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए कई काम किए गए। 3 नए आपराधिक कानून जो हमको हमारा गुलाम देश जब था उस समय के कानून चल रहे थे उनको बदलने का काम किया ताकि हमारी जनता के अनुकूल उनको न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले। तो इस नाते से ये सब काम भी उस समय किए गए। भाइयों बहनों, ये भारत कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के देश माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। हमारा नाम अभी भी विकासशील देशों में है, लेकिन विकसित देशों की कुछ अपने मापदंड है, पैरामीटर हैं। उसके अंदर घरेलू सकल उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। तो इन मापदंडों के आधार पर आज दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश कहते हैं। हमारा देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हम भी इस तैयारी में लगे हैं कि अपना देश की आजादी के 100 साल पूरा होते ही 2047 में कैसे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर बहुत जागरूक हैं, जनता की भागीदारी उसमें बढ़े, शासन व्यवस्था की भागीदारी बढ़े, अधिकारियों की बढ़े, उद्योगपतियों की बढ़े, हर दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा करने के लिए अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू की गई 30 नवंबर से और कल 25 जनवरी तक लगातार, और ये यात्रा जो है इसको चलाया गया है। और इसमें देश के सभी गांव, शहरों के सभी वार्ड, सबके अंदर जनता की भागीदारी की गई। और जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी योजनाएं, जितने भी सेवाएं, ऐसे ही हमने प्रदेश स्तर की योजनाएं और सेवाएं उनको इसमें जोड़ा। हर किसी वंचित व्यक्ति को, जरूरतमंद आदमी को उसी स्थान के ऊपर उन सेवाओं का लाभ मिले। करोड़ों लोगों को इस प्रकार के लाभ दिए गए और इस प्रकार ये जो विकास यात्रा चलाई गई, देश के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, अपने लोगों की, समाज की सब व्यवस्थाएं आगे बढ़े। मोदी जी ने विशेष तौर पर एक जो विशेष रथ का आयोजन किया और उस पर मोदी जी की गारंटी, इस मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी उन्होंने हमको दी है। आने वाले 2047 तक अपना देश विकसित देशों में शामिल हो जाए, विकसित देशों के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। वैसे तो अभी 2024 का जो नया आंकड़ा आ रहा है, हम दुनिया के 5 बड़े देशों में शामिल हो गए अर्थव्यवस्था के नाते। चाहे वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है चाइना की और अमेरिका की, उसके बाद अगर मानी जाती है जापान और जर्मनी की, और इसके बाद भारतवर्ष की। 25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, 17.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था चाइना की है, 4.2 जापान की है, 4.1 ट्रिलियन जर्मनी की है, और भारतवर्ष बहुत नजदीक 3.4 ट्रिलियन आज उनके नजदीक पहुंच गया है। कुछ लोगों के अनुमान तो ये है कि अभी ये 2022 के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 2024 में भारतवर्ष ने और 2 देशों को कवर कर लिया, जापान और जर्मनी को, और अब तीसरी व्यवस्था भी 2024 के आंकड़े में अनुमान लगाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपने देश को किस दिशा में, एक उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, और हम दुनिया के सिरमौर करते से देश के अंदर आगे बढ़े, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा में अपने स्तर पर पिछले 9 वर्षों में बेहतरीन रिकॉर्ड ये बनाए हैं, और बेहतरीन रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की योजनाएं, व्यवस्थाएं तो देश के दूसरे प्रांत वो भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े। विशेष तौर पर हमने शिक्षा में मापदंड एक रखा
एक मैपिंग कराई कि 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए जहां हमारे बच्चे बच्चियां वो पढ़ाई के लिए जा सकें। किसी भी बेटा बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा और वो सफर न करना पड़े, ताकि सुविधा पूर्वक अपनी शिक्षा घर के नजदीक वो ले सकें। सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 लाख टेबलेट दिए। आज विज्ञान के युग में आईटी के माध्यम से उनकी शिक्षा घर बैठे वो हो सके। कोविड का ऐसा समय था जिसने इस उपलब्धि को हमारे से कराया है। वास्तव में तो वो एक दौर ऐसा था, नए प्रयोग करने का हमको बहुत बड़ा एक साहस उसमें मिला और हमने हिम्मत की। उसी का परिणाम ये 5 लाख, जो कि हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल टेबलेट हमने दिए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल, सामान्य स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में बदला जाए। अभी 500 संस्कृति मॉडल स्कूल चल रहे हैं और ये गति हर वर्ष धीरे धीरे बढ़ेगी, ताकि अच्छी शिक्षा का प्रबंध हम सरकारी स्कूलों में करा सकें। इसी प्रकार मैं स्वास्थ्य की यदि बात करता हूं, हमने चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, हर दृष्टि से स्वास्थ्य की जितनी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आगे बढ़ाया है। हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो 2014 में मात्र 6-7 मेडिकल कॉलेज थे, आज वो उनकी संख्या 15 मेडिकल कॉलेज तो जो चल रहे हैं और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं और जो अभी व्यवस्था के अंतर्गत जो विचाराधीन यानी जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और उसका शिलान्यास करके उन सबको भी आने वाले समय में 26 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, और ये एमबीबीएस के स्टूडेंट की संख्या जो 2004 में मात्र 700-750 थी, अब वो 3500 संख्या हर वर्ष डॉक्टर दाखिल होंगे और डॉक्टर जो हैं परीक्षा के लिए आएंगे, प्रवेश करेंगे, परीक्षा देंगे और अच्छे डॉक्टर बन करके अपने प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बहुत से डॉक्टर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। मुझे अभी पिछले दिनों हमारे साउथ अफ्रीका, तंजानिया की कमिश्नर वो मिली थी, हाई कमिश्नर। अब उन्होंने कहा कि हमारी आबादी हरियाणा की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन वहां केवल 2 मेडिकल कॉलेज है। हमने बताया कि हमारे यहाँ 15 तो चल रहे हैं, आने वाले समय में 26 हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने बालकों को भी मेडिकल की एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए हरियाणा में भेजने का और एक एमओयू करना चाहते हैं। विदेशों के छात्र भी यहाँ पढ़ने के लिए हरियाणा एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है और इस नाते से यहाँ विदेशों से भी छात्र आने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार हमने चिरायु, आयुष्मान 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। निरोगी योजना, इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति को रोग न लगे, निरोगी रहे। इलाज का विषय तो बाद में आता जब आदमी बीमार होता है, अन्यथा बीमार न हो, इस ओर भी हम प्रिकॉशनरी जितने भी कदम हैं उनको हम उठा रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का विषय है, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम इसको रोका जाए, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हम करेंगे। इसी प्रकार डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक व्यक्ति, एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ताकि उसको सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। नशा तस्कर, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। रोजगार के नाते हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उनकी शिक्षा और स्किलिंग ये किस प्रकार से आगे हो। सरकारी नौकरियां भरपूर मात्रा में हमने दी हैं, आगे भी दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कई बार कि 9 वर्षों में 1,10,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। 60,000 पक्की नौकरी वो इन्हीं कुछ दिनों में ग्रुप सी और डी की होने वाली हैं। और एक मिशन 60,000 के नाते से हमने प्राइवेट नौकरियां HKRN के माध्यम से विदेश जाने वाले भी नौकरी लेने वाले, उसका भी हमने प्रावधान किया है। किसान मित्र, वन मित्र, इस प्रकार से इन कामों के लिए भी हम उनका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने बीपीएल के लिए नौकरियों में गरीब आदमी को रोजगार कैसे मिले, इसकी विशेष व्यवस्था की है
कि जो लेवल 1,20,000 का था उसको 1,80,000 रुपया वार्षिक आय कर दिया है, ताकि और लोग उसमें दायरे में आकर के उसका लाभ उठा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम टॉप अचीवर्स में हरियाणा जो है पहुंच गया है। इसी प्रकार एमएसएमई में भी देश में हमारा तीसरा स्थान है। विश्व की 400 फॉर्चून कंपनीज ये गुरुग्राम में आ गई हैं। गुरुग्राम में भी एक व्यवसाय का, एक नौकरियों का स्कोप जो है बहुत बड़ा है, और हमारा जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो गुड़गांव, दिल्ली के आसपास एनसीआर एरिया, अथवा पंचकुला, अथवा करनाल, अथवा पानीपत, सोनीपत, हिसार में नए एयरपोर्ट के कारण से भी बहुत से ऐसे विषय और वो हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अभी हमने देश के अंदर बहुत बड़े जो स्थान प्राप्त किए हैं, खाद्य भंडारण, इसमें हमारा देश में दूसरा स्थान है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला हमारा एकमात्र प्रदेश ये हरियाणा बना है। देश में खेलों में सर्वाधिक पदक ये हरियाणा लेकर के आता है। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 6 करोड़ रुपए की राशि देने वाला हरियाणा एकमात्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपया प्रति मास, ये हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है। तो मित्रों, स्वाभिमान के नाते, सुशासन के नाते, सेवा के नाते, जिसको मैं 7S, एक 7 स्टार मॉडल हरियाणा के विकास का, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सुशासन के नाते हमने व्यवस्थाएं इतनी अच्छी अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं की हैं कि प्रति व्यक्ति आय आज पूरे देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक हरियाणा की 2,96,685 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है पिछले वर्ष में। ऐसे ही हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1100 नई नर्सरीज ये खोली हैं। इससे भी हमारे युवकों का वो स्वाभिमान, सुशासन के नाते से मन प्रसन्न होता है। देश की जीडीपी में साइज हमारा 1.4% है आबादी यानी एरिया का, लेकिन हम जीडीपी के अंदर 4% का योगदान करते हैं। मित्रों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण ये सारे देश में हमारा सर्वाधिक है। आज 35,000 रुपया जो सर्वाधिक है हमारा प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन होता है। हम अपने देश का और केंद्र के नाते केंद्र सरकार को भी उसका 50% का हिस्सा हमको देना होता है, वो भी हम बखूबी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये सब कर रहे हैं। हमारा हरियाणा तकनीक में और तरक्की में दोनों में आगे है। हरियाणा का जवान सेना में आगे है, हरियाणा का किसान खेती में आगे है, हरियाणा का पहलवान खेलों में आगे है। इन्वेस्टमेंट से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र में हम आगे हैं। हम देश को आगे ले जाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की भागीदारी और जनता को उसके घर बैठे सेवाएं देना। हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर जनता के घर तक पहुंचने का जो कार्यक्रम किया है, ये है हरियाणा में वास्तव में लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल कहने का विषय नहीं है। लोकतंत्र में, गणतंत्र में, गण यानी जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र में भी लोक यानी जनता, यंत्र माने शासन। तो वास्तव में लोगों की भागीदारी, उनके घर तक पहुंचने का हमारा जो काम, इसके लिए हमने बहुत से जो कार्यक्रम किए हैं। हमने पंचायतों को और अधिक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, और पंचायतों में शुचिता लाने के लिए ई टेंडरिंग की हमने की व्यवस्था की है। किसानों को मुआवजा, फसल के पैसे उसके घर में, उसके खाते में पहुंच जाए। वास्तव में यही तो गणतंत्र है, उसको धक्के ना खाने पड़े। इसी प्रकार लालडोरा मुक्त गांव, शहरी दुकानदारों को मालिकाना हक, यही तो गणतंत्र है। गणतंत्र की परिभाषा में मैं कहूंगा कि गांव के लोग और शहर के लोग आज दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज तीनों को खत्म कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं, यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय यह भी एक गणतंत्र है, ताकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसका उसकी सेवा ये पहले की जा सके। मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई।
2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई, और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। भाई बहनों, एक विषय का अगर मैं उल्लेख नहीं करता हूं तो शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी, और वो है अभी अभी अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर और वहां जो प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, जिसका देश भर में एक उल्लास, एक राम राम की जो एक मन में भावना, राम राज्य की कल्पना, ये सब की गई है। अगर मैं इसको अपनी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ता हूं तो हमने तो जब से शुरू किया तब से राम राज्य की धारणा अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, और किस प्रकार से उसमें यानी राम राज्य के सिद्धांत, ग्राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है, क्योंकि बाधाएं डालने वाले बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग, और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी ये बातें अच्छे आगे बढ़ ना जाए, उनको भय लगता है, कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर उधर जाकर उसके व्यवधान डालने में वो काम करते हैं। वरना हम पारदर्शी तरीके से ये सब काम करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण में उनका ये आता है कि गरीबों को, वंचितों को, उनको किस प्रकार से याद रखा जाए। हम उनकी बात को जानते हैं, जैसा कि जिस प्रकार से शबरी के पास वो गए, शबरी के बेर, ये कहानी हमने सुनी है। निषाद राज को उन्होंने अपना मित्र बनाया, गरीब परिवारों के अंदर जाकर के किस प्रकार से अपने संबंध बनाते थे। तो हम भी उसी हिसाब से अंत्योदय की भावना से, चाहे गरीब का परिवार, उसको 5 अंक अलग से देकर और उसको अपना भागीदार बनाया जाए शासन व्यवस्था में, उसके घर में हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे राशन है, चाहे उसके लिए घर की व्यवस्था है, चाहे बिजली के बल्ब की व्यवस्था है, चाहे नल से जल की व्यवस्था है, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था है। गरीब परिवार को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाना और कैसे उसकी सहायता जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, ये हमारा उसी में से और एक विषय। महिलाओं के प्रति उनका जिस प्रकार का भाव रहता था, यानी देवी अहिल्या को उन्होंने किस प्रकार से पत्थर की मूर्ति को जीवंत कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के प्रति मन में एक भाव रहता था। उन्होंने मां की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया। उन्होंने सीता माता की सुरक्षा के लिए लंका को ध्वस्त किया। तो एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का मान सम्मान आदर आज राम राज्य में उसी प्रकार से हो। दुख की बात तो यह है कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, झूठी कहानियां बनाकर। अभी सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी बनाई गई कि महिलाओं के खिलाफ और इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। पता किया गया एक अध्यापक की शरारत से सारा समाचार घूम गया। कई दिन भरे पुलिस के उसमें लग गए, सैकड़ों बच्चियों के साथ इंटरव्यू किया, अंततोगत्वा कुछ नहीं निकला। अभी पिछले दिनों में एक और उन्होंने इसी प्रकार की घिनौनी हरकत को स्पोर्ट करना शुरू किया। यमुना पंचकूला की कोई घटना बताई गई जबकि उसमें कोई तथ्य पाए नहीं गए हैं। अनोनिमस शिकायतें करके और बात को बतंगड़ को आगे बढ़ाना और उसके बाद लगातार बिना जांच के ये पॉलिटिकल पार्टियां और उसको लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। केवल एक ही हेतु होता है कि किस प्रकार से सत्ता को बदनाम किया जाए। मित्रों, मैं आपको आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध होगा, 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। हम कहीं भी किसी प्रकार से अपनी मां बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा पहला दायित्व है। मित्रों, भाइयों बहनों, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो,
भगवान राम ने यह भी किया, रावण को, आतताई को, अन्याय के विरुद्ध बदला लेकर उसका वध किया। ऐसे ही हमने भी अन्याय किसी के साथ ना हो। अगर मैं देखूं तो नौकरियां मिशन पर देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अच्छे बच्चे पढ़ाई वाले, उनके साथ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो उसको 5% अंक अधिक दिए जा सकते हैं, सबको बता के दिए जा सकते हैं, छुप करके नहीं दिए जा सकते। तुमने एचकेआर में भी नौकरी गरीब परिवार को पहले देने का काम किया ताकि उसके घर का गुजारा ये चल जाए, किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो सबको न्याय देने के नाते से हमने चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमने करप्शन खत्म करने के लिए इतने कदम उठाए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है। और आज धधकते हैं लोग, घबराते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। हमारे सब विभाग करप्शन को दूर करने के लिए और सजग हैं, उस नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म किया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को हमने दिया। हमने क्राइम को खत्म करने के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई समझौता कभी किया नहीं जाएगा। तो भाइयों बहनों, हरियाणा भी जो है इस नाते से पिछले 9.5 साल में अपने एक प्रकार से आगे बढ़ने की जो हमारे एक संकल्प है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हाँ, आज के दिन मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है जनता के लाभ के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले तो मकान के नाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से, कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कुछ सरकार का होगा, उस नाते से। और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है। 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा, जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट, उनको जो मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बिजली बिलों की व्यवस्था, बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला, इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने की बजाय। तो उसमें 1 महीने में जो रीडर है, मीटर रीडर, वो जाएगा और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। करनाल के नाते से अभी हमने हॉकी स्टेडियम कैलाश नगर नगर निगम करनाल के अंदर उसका उद्घाटन 24 जनवरी को किया है। इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं करनाल वासियों को। 18 करोड़ का ये जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, इसका उद्घाटन हो गया है। इसके ऊपर आगे के कार्यक्रम हम करवा करके इसका लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर मंगल सेन जो ऑडिटोरियम है, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक बड़ी जो मूर्ति है, उस बड़ी मूर्ति का, स्टैच्यू का एक घोषणा मैं करता हूं। वहां एक स्टैच्यू लगाया जाएगा और इसी प्रकार से हमारी जो बहन वैज्ञानिक कल्पना चावला, इनके नाम का एक स्टैच्यू, और ये जो मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर एक स्टैच्यू, इसको लगाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी
हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों स्टैच्यू को लगाने का और हम प्रावधान करेंगे। मित्रों, हरियाणा के नाते से जो मैंने बातें बताई, हरियाणा का समाज बहुत ही परिश्रमी पराक्रमी समाज है और पराक्रम और अपने मेहनत के साथ नए नए मापदंड खड़े करता है। मैं ऐसे 4 लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं जिनका नाम कल ही पद्मश्री की लिस्ट में आया है। उसके अंदर एक है कलाकार महावीर गुड्डू, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं सिरसा के गुरविंदर सिंह, वो एक ऐसा है बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। हालांकि स्वयं भी वो दिव्यांग हैं, उसके बावजूद एक सेवा का बड़ा काम वो करते हैं, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी श्रृंखला है, तो 2 कृषि वैज्ञानिक श्री हरिओम जी और श्री रामचंद्र सिहाग जी, इन दोनों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन चारों को बहुत ही मैं बधाई देता हूं। अंत में आप लोगों से सबसे मैं अपील करूंगा कि हरियाणा के इस बढ़ते प्रगति के अंदर हम सब लोग भागीदार बने। सरकार की योजनाओं में, चाहे वो ईज ऑफ लिविंग के नाते से नई योजनाएं हम बना रहे हैं, चाहे वो अन्य प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों उसमें भागीदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता, इस ओर एक खुशहाल समाज हरियाणा का बने। हम अपने जीवन को सरल और सुगम सुरक्षित ये बनाए। अमृत काल चल रहा है, ये अमृत काल 25 साल की योजना का, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस अमृत काल की संकल्पना की है, इसमें अपने सब योजनाओं में भागीदार बने और इसके अंदर भागीदार बन करके हरियाणा की प्रगति के अंदर सहयोग करें। अंत में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी कविता की एक 4 पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर मनोहर संबोधन देते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाते नजर आए। साथ ही साथ हरियाणा में विकास के रिकॉर्ड हरियाणा ने बनाए हैं, इस पर उन्होंने जोर दिया और साथ ही साथ महिला सुरक्षा की बात उन्होंने कही। प्रदेश में किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से काम किए गए हैं वो गिनवाते नजर आए हैं। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, स्वाभिमान, स्वावलंबन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाते नजर आए। अयोध्या में जिस तरीके से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसका भी जिक्र करते मनोहर लाल नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम राम राज के सिद्धांत पर काम करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए सख्त कदम उठाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई सारी बातें भी इस दौरान कही है।